आज का जो हमारा टास्क है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस। ये लेक्चर थर्ड है। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 और 2 डाला था, जिसमें फर्स्ट वाले में हमने इंट्रो पार्ट किया था, लिविंग नॉन लिविंग का करेक्टर डिफरेंस, ये सारी चीज़ें करी थी। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने प्लांट के बारे में देखा था, उसका डाइजेस्ट सिस्टम और बाकी जितनी भी प्लांट से रिलेटेड चीज़ होती हैं वो हमने देखी थी। अब हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम ह्यूमन में देखेंगे कि ह्यूमन में कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सबसे पहले हम इसे कवर करेंगे, फिर बाद में रेस्पिरेशन और बाकी सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, ये सारे पार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लास्ट जो प्लांट वाला पार्ट था, उसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट। ये लीफ में मिलते हैं, बट इसके अलावा इनके बारे में और क्या क्या चीज़ें हम एक्स्ट्रा जान सकते हैं जो बेस हमारा क्लियर करेगा। उसके लिए मैंने इसका डिफरेंस बना दिया कि अब इसका डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, जिससे और ज़्यादा हमें क्लियर होगा कि दोनों का काम क्या है। क्योंकि दोनों सिमिलर से लगता है कि सेम काम है दोनों का, इनफैक्ट नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूँ क्लोरोप्लास्ट की, ये मिलेगा कहाँ आपको? लीफ में, और ये भी आपको लीफ में मिलेगा, ठीक है। ये तो सिमिलर पार्ट हो गया, बट इसका काम क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का, है ना। उससे पहले मैं क्लोरोफिल का बताता हूँ। तो इसका आपको काम तो पता होगा कि जो सनलाइट होती है, जो सोलर एनर्जी होती है, जो लाइट एनर्जी होती है, उसको एक कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में, ठीक है। इसका काम क्या था? सन एनर्जी को, जो सोलर एनर्जी होती है बेसिकली, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है क्लोरोफिल, ठीक है। और वही इसका काम क्या होता है कि ये उस एनर्जी को स्टोर करेगा, और उससे क्या प्रोड्यूस करेगा? ग्लूकोज, यानी C6H12O6, ठीक है। कार्बन कार्बन की चैन होती है ग्लूकोज, ठीक है। नाउ अब इसने पहला काम किया किया इसने स्टोर किया एनर्जी को, फिर प्रोड्यूस क्या किया? ग्लूकोज किया, ठीक है। कि मतलब वो सोलर एनर्जी को, वो केमिकल एनर्जी को कब तक स्टोर करेगा? तो इससे अच्छा उसको कुछ ऐसा बना लेता है जिससे वो बाद में इसे यूज़ कर सकता है ना। तो वो अब जो ग्लूकोज होगा वो प्लांट के बाकी पार्ट्स में भी आराम से यूज़ हो सकता है। ये होगी इसकी पहली चीज़। अब क्लोरोफिल होता क्या है? ये होता है एक पिगमेंट होता है, ठीक है। और ये किस कलर का होता है पिगमेंट? ये होता है ग्रीन कलर का, जिसकी वजह से पूरा जो प्लांट होता है वो ग्रीन दिखता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांट अगर ग्रीन दिख रहा है तो उसका रीज़न क्या है, तो वो क्लोरोफिल है, ठीक है। ये हो गया पहली चीज़। और मैं इसके बारे में आपको क्या बता सकता हूँ कि जो क्लोरोफिल है, ये एक केमिकल नेचर ही तो है। एक केमिकल है तो एक तरह से केमिकल है, पिगमेंट है ना। और वही अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करता हूँ, तो ये कोई केमिकल नहीं है ना। केमिकल है तो विच मीन्स कि ये सेल्स में ऐसे ही मिलता होगा, है ना, लिक्विड फॉर्म में, फिर ऐसा मिलता होगा। बट अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करता हूँ तो ये एक्चुअली एक स्ट्रक्चर है, एक सेलुलर स्ट्रक्चर है। मतलब ये एक सेल का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेल ऑर्गन है। तो ये एक ऑर्गन होता है, ठीक है। और अगर मैं एक्स्ट्रा में कुछ बताऊं तो इसके कोई टाइप्स नहीं होते, ये एक ही टाइप का होता है। और अगर मैं क्लोरोफिल की बात करूं तो उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी और ई। ये सब क्लोरोफिल के टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही टाइप का होता है, और ये इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और ये सब में अलग अलग में मिलता है ना। जैसे कि ये किसी और में मिलेगा, ये किसी और प्लांट में मिलेगा, ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो ऐसा होता है। अब ये तो हो गया इन सारी चीज़ों का प्लांट के बारे में, जो हमारा एक टॉपिक रह गया था। अब हम वापस ह्यूमन में आते हैं, है ना। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं ह्यूमन का, ठीक है। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो मेन फंक्शन होते हैं, है ना, 5 मेन फंक्शन क्या होते हैं। एक डाइजेस्टिव सिस्टम के 5 मेन फंक्शन क्या होते हैं? पहला होता है इंजेक्शन, मीन्स किसी चीज़ को इनटेक करना, ठीक है, उसे अपने अंदर लेना, अंदर जैसे कुछ चबाना, कुछ पीना,
उसको, तो उसे आप अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हो, ठीक है, इंजेक्शन कर रहे हो। दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है डाइजेशन, मतलब जो आपने अंदर लिया है, जो आपने खाया है, उसे आप डाइजेस्ट करोगे। अब उसे डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होते हैं, है ना, और एसिड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो डाइजेस्ट होगा, ठीक है। वो सिंपलर फॉर्म में आएगा, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो सिंपल फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर होता है जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसे आप कन्वर्ट कर दोगे सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो वो कहाँ पर होता है, वो यहाँ पर होता है। इसके बाद अगला आ जाता है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब जो आपने अब उसे सिंपल फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया है, इसे अब आप एब्जॉर्ब भी तो करोगे, अपनी अपनी बॉडी के अंदर लोगे, मतलब टिश्यू के अंदर लोगे, सेल के अंदर लोगे, जिससे वो यूटिलाइज हो सके, ठीक है। अब जो यूटिलाइज होगा उसे आप क्या बोलते हो, जो आपने डाइजेस्ट किया फूड को सिंपल फॉर्म में, जो आपका फूड आ गया उसे आपने एब्जॉर्ब किया, अपने अंदर लिया, सेल के अंदर लिया, टिश्यू के अंदर लिया। अब उनका यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, सेल ग्रोथ में, है ना, और रिपेयरिंग में, जो सेल डैमेज हैं उनकी रिपेयरिंग में, ये सारी चीज़ों में, है ना, ग्रोथ में, स्टोर करने में एनर्जी। तो वो कौन सा पार्ट होता है, वो ये वाला प्रोसेस होता है, एस्किलमुलेशन, ठीक है। अब इसके बाद आपने ये सारी चीज़ें करी, कुछ वेस्ट आया होगा, है ना, कुछ वेस्ट बना होगा, उस वेस्ट को फेंकने के लिए लास्ट जो कौन सा स्टेप होता है, फिफ्थ स्टेप, यानी इजेक्शन। आपने उसे एक्सक्रीट आउट कर दिया जो वेस्ट प्रोडक्ट था, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट होते हैं हर डाइजेस्ट सिस्टम में। इससे पहले हमने अमीबिया का भी पढ़ा था, तो उसमें भी सेम था, तो ऐसे ही अब ह्यूमंस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी देखने जा रहे हैं। अब एनसीईआरटी में क्या बोलता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो फूड होता है ना, कितने भी टाइप्स का फूड हो आपका, आप कैसा भी खाना खा रहे हो, वो एक जगह से पास होता है ना। वो कौन सी है, डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, जो ये है, यहीं से तो पास होगा जितना भी आपका खाना होता है ना। और इधर ही यहाँ से लेके, मतलब वेट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरी ट्रैक जा रही है, ये पूरा जो ट्रैक है ना, इस पूरे ट्रैक में ही आपके वो जो मैंने आपको 5 फंक्शन बताए थे वो यहाँ यहीं पर परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये इस पैसेज को क्या बोलते हैं, जो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, ये पूरा पैसेज को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक, ओके। अब अगर तो जो हमारा फूड होता है उसे हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। जो फूड है उसे हम प्रोसेस करेंगे, जिससे हम उसे और ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकें। वही चीज़ जो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे आप डाइजेशन करके उसे सिंपल फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो। तो वही यहाँ पर बता रहा है कि जो फूड होता है उसे आप प्रोसेस करोगे और फिर उसे जनरेट करके क्या बना दोगे, एक सिंपल स्मॉल पार्टिकल्स, है ना, जिससे वो ईजिली डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। अब वो पहला, सबसे पहले आप कैसे करते हो, सबसे पहले आप उसे क्रश करते हो अपने दांतों से, है ना। जो आपका खाना है उसे आप चबाओगे तो उसे और ज़्यादा छोटा करोगे, पहले कहाँ से, दांत से। पहला सब जो का पहला प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है, यानी दांत से ही तो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो आपकी लाइनिंग है ना, कैनाल क्या हो गया यहाँ पर, जो मैंने आपको अभी डाइजेस्टिव ट्रैक बताया ना, जो आपका ये ट्रैक होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना, इसकी लाइनिंग का मतलब ये जो है, ये जो कवरिंग है, ये पूरी लाइनिंग है साइड में, ये बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है। और सॉफ्ट होती है प्लस वेटेड होती है। वेटेड मतलब आपने देखा होगा जो आपका माउथ होता है थोड़ा सा लाइक वेट होता है, गीला होता है ना, ऐसा ड्राई सा नहीं होता, जिसकी वजह से ये स्मूथ सा पैसेज बन जाता है कि आराम से जो फूड होगा वो पास कर जाएगा, है ना। अगर रफ होगा, मेरी बात मान भाई, रफ होगा तो थोड़ा ना खाना जा पाएगा, थोड़ा स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है तो आराम से चले जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई यहाँ पर। अब देखो, अब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो सबसे पहले आप देखते होगे कि ये जो आपका माउथ है वो बहुत वाटर वाला होता है, लाइक वाटरी होता है। वो किसकी वजह से होता है, वो स्लाइवा की वजह से होता है, ठीक है। स्लाइवा कहाँ से आता है, स्लाइवरी ग्लैंड से आता है, ठीक है। देखो, अब स्लाइवा क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब देख, अगर भाई मैं बात करता हूँ स्लाइवा की, है ना, तो इसमें 90% H2O यानी वाटर होता है, ठीक है। बाकी आपके सॉल्ट भी हो जाएगा इसमें, है ना,
इसमें आपका मिनरल्स भी हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं स्लाइवा में, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा यूरिया है ना, या फिर मैं वेस्ट बोल सकता हूँ, नाइट्रोजीनियस वेस्ट बोल सकता हूँ, वो भी होता है इसमें में से। नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी बोल सकता हूँ, वो भी आपके स्लाइवा में होता है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसमें भाई पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो सिंपल सी बात है, इसलिए तो वाटरी वाला होता है स्लाइवा, है ना। तो स्लाइवा का काम क्या होता है? पहली चीज़, जो आपका पूरा कैनल है उसे सॉफ्ट रखना, उसे स्मूथ रखना, है ना, वाटर वेटेड रखना। पहली चीज़ तो स्लाइवा का काम ये हो गया। दूसरा काम क्या होता है स्लाइवा का? आपका ये डाइजेस्ट करता है। क्या डाइजेस्ट करता है वो भी हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या हो गया इसका? पहला, आप मैंने आपको बताया कि वेटेड रखेगा, पूरा मॉइस्ट रखेगा, है ना, वेटेड रखेगा पूरी कैनल को। दूसरी चीज़, ये आपका डाइजेशन में भी मदद करता है। तीसरी चीज़ क्या है? माइक्रोब्स होते हैं, उन्हें भी ये थोड़ा सा डैमेज करता है, ठीक है, स्लाइवा। आपने देखा होगा कि जैसे बहुत जगह आपके वुंड्स हो जाते हैं, लगभग जाती है, तो ज़्यादातर जो वैसे लोग होते हैं वो, मतलब नॉर्मली सब लोग नहीं करते, बट इन सम केसेस कोई कोई करता है कि लाइक अपना स्लाइवा उधर लगा देता है जहाँ पर लगी होती है, चोट लगी होती है। मतलब जैसे इनफैक्ट डॉग करते हैं, है ना। तो जो जानवर होते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि स्लाइवा में ऐसे बहुत वो होते हैं जो माइक्रोब्स को आने नहीं देते, मतलब प्रिवेंट करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हो गई। तो स्लाइवा का हमने ये पढ़ लिया। और स्लाइवा आपको मिलता कहाँ से है? स्लाइवरी ग्लैंड से। यानी स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और स्लाइवरी ग्लैंड होती किधर है? स्लाइवरी ग्लैंड आपकी यहाँ होती है। ये आपका टंग इधर दिया हुआ है, ये बकल कैविटी दी हुई है, तो इधर ही आपका स्लाइवरी ग्लैंड होती है। इधर तीन होती हैं, रुको देखो, एक इधर होता है ऊपर, है ना, जैसे कि आपका माउथ है, शिट मैन, ओके, तो ये आपका माउथ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपका स्लाइवरी ग्लैंड होता है, एक गालों के पास होता है, ये मीन्स चीक के पास होता है ना, और एक नीचे होता है। तो यहाँ से आपके स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं जो स्लाइवर प्रोड्यूस करते हैं, ओके। नाउ अब यहाँ पर आपको वही चीज़ दी हुई है जो मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नेचर होता है ना, जो स्लाइवा होता है वो डाइजेस्ट करता है ना, पहली चीज़ तो, और वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में उसे कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, यानी जो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ थी, है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स था, उसे आपने कन्वर्ट कर दिया सिंपल में। आपने किसके हेल्प से किया ये आपने हेल्प किसका लिया? एंजाइम्स का, एंजाइम्स का, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मीन्स क्या हो गया? बायोलॉजी का मतलब हो गया लिविंग, है ना, जो लिविंग चीज़ में यूज़ होगा। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा, है ना। कैटलिस्ट क्या होता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन है उससे वो, जैसे कि सपोज करो, कैटलिस्ट होता क्या है? एक कोई चीज़ है ना, वो प्रोड्यूस होता है, सपोज करो वो 10 घंटे में 5 प्रोड्यूस होता है ना, कुछ भी ऐसी चीज़ है, सपोज करो वो 10 घंटे में 5 बार प्रोड्यूस होता है, या 5 बार एक केमिकल रिएक्शन है वो आउटपुट देता है, अपना प्रोडक्ट देता है। अब यहीं पर मैंने वो एंजाइम्स लगा दिया, है ना, ये विदाउट एंजाइम था, ये विदाउट एंजाइम था, इसमें मैंने एंजाइम लगा दिया इस वाले रिएक्शन में, ठीक है। एंजाइम्स के थ्रू 1000 प्रोडक्ट बना रहा है उस चीज़ के, समझ रहे हो ना। तो ऐसे एंजाइम्स काम करता है, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, कैटलिस्ट तो ऐसे समझ, वो ऐसा चीज़ होता है जो केमिकल रिएक्शन की रेट को ऊपर या नीचे कर सकता है, ठीक है। ज़्यादातर रेट को बढ़ाने के लिए ही काम यूज़ होता है कैटलिस्ट, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गया, कैटलिस्ट समझ आ गया होगा, है ना। अब
बात आती है यहाँ पर, हाँ, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो स्लाइवा होता है ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्लाइवा में क्या क्या कंटेन होता है, तो यहाँ पर भी जो एनसीईआरटी ने लिखा है, जो स्लाइवा होता है वो कंटेन करता है एंजाइम्स। कौन से एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, एक और बात, जो स्लाइवा है ना, जो अब मैंने अभी आपको बताया, स्लाइवा कहाँ से आता है? सलाइवरी ग्लैंड से आता है। और ये प्रोड्यूस कौन सा है? इसके पास एंजाइम कौन सा होता है? एंजाइम का मैंने अभी आपको फॉर्म बताया कि एंजाइम काम क्या करता है। अब इसके पास एंजाइम कौन सा होता है? वो होता है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, जिसका काम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका काम है जो स्टार्च होता है, जिसे मैं कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकता हूँ, उसे कन्वर्ट कर देगा सिंपल शुगर में। ठीक है, यानी उसे स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा? सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। कौन कर देगा? सलाइवा कर देगा। किसकी मदद से कर देगा? कौन सा एंजाइम है जिसकी मदद से कर देगा? सलाइवरी अमाइलेज से कर देगा। सलाइवा आता कहाँ से? सलाइवरी ग्लैंड से आता है। ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, नाउ इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फूड होता है ना, उस आपके स्लाइवा के साथ मिक्स होता है। वो तो आपको पता ही होगा कि लाइक आप जब खाना खाते हो तो उसमें आपका स्लाइवा भी तो होता है जब आप उसे चबा रहे होते हो, है ना। च्यूइंग क्या होता है? च्यूइंग होता है जो प्रोसेस होता है, जब खाने को चबाने का जो प्रोसेस होता है ना, उसे आप च्यूइंग कहते हैं। ठीक है, कुछ भी आप रोटी तोड़ के खा रहे हो तो जो वो खा रहे हो, जो चबा रहे हो, जो गाय गाय चबाती रहती है, उसे आप च्यूइंग कहोगे। उस प्रोसेस को क्या कहोगे? च्यूइंग कहोगे। ठीक है, नाउ इसके बाद आप आपने खाना खा लिया। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो खाना आपने खाया है वो आपने यहाँ पर पूरा खाना चबा लिया। ठीक है, अब आप ये भी तो चाहोगे कि वो खाना नीचे भी तो जाए, है ना। अब ये थोड़ी ना कि वो ज़िंदगी भर इधर ही रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि खाना के बाद आप वो नीचे भी प्रोसेस हो, है ना, नीचे भी जाए। तो यहाँ से आप क्या करते हो? उसे ऐसे आप क्या करते हैं कि आप उसे एनगल्फ करते हैं ना, जो खाना होता है आप लीलते हैं। ओके, आप खाने को ऐसे अंदर ही तो लोगे। अब यहाँ पर क्या आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है आपका ईसोफेगस। इसमें ओ साइलेंट होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसे बोलते क्या है? इसे आप बोल सकते हो फूड पाइप। और ईसोफेगस ज़्यादातर मतलब जो एग्ज़ाम्स में टीचरों का यही होता है कि वो फूड पाइप की जगह ईसोफेगस लिख के दे देगा। ठीक है, पहली चीज़ आपको इसकी स्पेलिंग ढंग से याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़, इसका दूसरा नाम क्या होता है? फूड पाइप होता है, तो वो आपको वो भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से लेके, वेट, ये आपका यहाँ से लेके ये पूरा आपका फूड पाइप हो गया। ठीक है, फूड पाइप आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। नाउ अब हम इसका काम देखते हैं कि फूड पाइप का काम क्या है। सिंपल सा काम है भाई, इसका डाइजेशन में कुछ रोल नहीं है। इसका बस काम क्या है कि यहाँ से ये जो खाना है आपने जो अभी चबाया है, उसे यहाँ से लेके आपके पेट तक पहुँचाना है इसे। ठीक है, इतना सा इसका काम होता है। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो अभी हम देखने जा रहे हैं। तो अब हम एनसीईआरटी पे आते हैं। तो ठीक है भाई, आपने खाना खा लिया, अब इसे आप क्या करोगे? मतलब रेगुलेटेड मैनर से आप इसे डाइजेस्ट ट्रैक में अंदर ले जाओगे, है ना, जो अपने मुंह में खाना खा चबा के अभी रख लिया है। तो अब आप इसे अंदर ले जाओगे, तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट, विट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक रिथमिक ऑर्डर में एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, मतलब, है ना, जो खाने को फॉरवर्ड पहुंचाएगा। अब यहाँ पर हुआ क्या, है ना, वो देखते हैं। ये आपका ईसोफेगस था, जिसे मैं फूड पाइप भी बोलता हूँ। ओके, अब यहाँ पर हुआ क्या, वेट, हाँ, तो ये आपका मैंने फूड पाइप बना दिया। ठीक है, ये मैंने आपका फूड पाइप बना दिया। अब देख भाई, यहाँ पर होगा क्या कि अब आपको खाने को नीचे ले जाना है। ठीक है, अब सपोज कर भाई तू खाना खा रहा है, बैठ के खाना खा रहा है, अब अचानक तूने पूरा मतलब चबा लिया, तूने लील लिया, अब तू जाके लेट गया। अब हमेशा थोड़ी ना ग्रेविटी ऐसे काम करेगी। अब तू बैठा हुआ तो खाना नीचे चली जाएगा आराम से, बट अगर तू लेटा हुआ तो कैसे जाएगा खाना? तो खाना ऊपर आ जाएगा ना वापस। तो इस चीज़ को ऐसा ना हो कि भाई खाना वापस ऊपर जाए और आ जाए और पूरा खाना सिस्टमेटिकली पूरा आराम से नीचे तक जाए, पेट तक जाए, है ना। तो उसके लिए यहाँ पर एक प्रोसेस होता है। जो यहाँ के मसल्स होते हैं ईसोफेगस के, वो क्या करते हैं? वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो गया दबना, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ दब रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा। तो मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सपोज करो यहाँ पर आपका फूड है, तो यहाँ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब आपके मसल्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किए तो वो कैसे हो गए, ऐसे हो गए, है ना। फिर रिलैक्स हो गए, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो यहाँ से इस तरीके से खाना, अरे यार, तो इस तरीके से खाना इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगा। बेसिकली ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। तो ऐसे खाना नीचे आराम से चले जाता है, ठीक है। एक और बार देख भाई, ये तेरा फूड पाइप है ना। अब यहाँ पर खाने को नीचे ले जाना है, तो यहाँ पर क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्शन टाइप का होगा, जिससे जो खाना इधर रखा हुआ था वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। अब जब ये खाना इधर पहुंच जाएगा तो यहाँ पर वापस ऐसा एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे खाना और ज़्यादा नीचे चले जाएगा। हाँ, जिससे खाना और ज़्यादा नीचे चले जाएगा। फिर वापस यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। तो वापस ऐसा खाना नीचे जाता रहेगा। तो ये एक रिथमिक 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 मतलब क्या हो गया कि एक रिथम से काम चल रहा है ना। रिथमिक का मीन्स क्या होगा, कुछ ऐसा रिथम है ना, एक फ्लो है, एक फ्लो से काम चल रहा है, तो उसे मैंने बोला रिथमिक। तो एक रिथमिक प्रोसेस है, एक रिथमिक प्रोसेस है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से खाना जो यहाँ पर है वो नीचे जाता है, ठीक है। ये से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया दबना, ये दब रहे हैं, है ना। बेसिकली जो पाइपलाइन है उसे ये दबा रहे हैं, जिससे खाना नीचे जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है। और जहाँ जहाँ पर मैंने ये रेड हाईलाइटर से हाईलाइट किया वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, वो ज़्यादातर पूछी जाती हैं। अब हम वापस एनसीईआरटी पे आते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जो पूरी प्रोसेस हुई इसे आप बोलते हो पेरिस्टैटिक मूवमेंट, ठीक है। जो मैंने अभी आपको इतनी देर से बता रहा था कि रिथमिक प्रोसेस होता है, एक ऑर्डर में होता है ये सारा काम, जिसकी वजह से खाना अंदर जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेरिस्टैटिक मूवमेंट। ये कहाँ पर होता है, ईसोफेगस में होता है। ईसोफेगस को और क्या बोल सकते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही खाना कहाँ चले जाएगा, आपके पेट में चले जाएगा, ठीक है, ओके। हाँ, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ फूड पाइप, जो खाना होता है वो माउथ से आपके स्टमक में जाता है, ठीक है। किसके थ्रू जाता है, मतलब किसके, जो बीच में जो उसका मीडियम होता है वो क्या होता है, वो फूड पाइप होता है ना। उसी की वजह से तो माउथ से स्टमक में जा रहा है सीधे। अब हम बात करते हैं स्टमक की। भाई पेट क्या चीज़ है, देख भाई, पेट होता है, पहली चीज़ तो बड़ा होता है ना, एक बड़ा ऑर्गन होता है। और दूसरी चीज़, अगर मैं पेट की बात करता हूँ तो ये आपको जे शेप का लगेगा, है ना। तो ये जे शेप का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर खाना टेम्पररी टाइम के लिए स्टोर होता है, जहाँ पर थोड़ा सा डाइजेशन होगा, है ना। मतलब वो जो फूड वहाँ पर रखा हुआ है उसका डाइजेशन होगा थोड़ी देर, है ना, और फिर वो वापस इंटेस्टाइन में चले जाएगा, ठीक है। स्टमक काम क्या करता है, पहली चीज़ ये एक्सपेंड हो जाएगा जब खाना पेट के अंदर आएगा। ऑब्वियसली बात है भाई, तूने खाना खाया, तेरे पेट फूलेगा कि नहीं फूलेगा, है ना। अब जो मसल्स होती हैं पेट की, है ना, तो वो क्या करती हैं, वो मिक्स करती हैं, क्या चीज़ मिक्स करती हैं, खाने को और डाइजेस्टिव जूसेस को। डाइजेस्टिव जूसेस क्या हो गया, जो डाइजेशन के जो एंजाइम्स का एक जूस होता है, ठीक है, ओके। तो वो अलग अलग फूड पार्टिकल्स को, एंजाइम्स को कन्वर्ट कर देगा, है ना। वो भी हम देखने जा रहे हैं। तो वो डाइजेस्ट जूस होता है जिसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोटीन, तो ऐसे सबके लिए अलग 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 चीज़ें होती हैं। तो इसे हम, तो इसको हम कलेक्टिवली डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं, ओके। अब अगर मैं बात करता हूँ कि आपका डाइजेशन पेट में हो गया, ठीक है। अब पेट में एक और चीज़ होता है जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जो डाइजेस्टिव जूसेस आ गए ना, ये आए कहाँ से, ये आ गए आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ठीक है। गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक का मतलब ही क्या हो गया, स्टमक, है ना। तो गैस्ट्रिक का मतलब ही आपका स्टमक हो गया। ये एक टर्म है एक तरह से, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि कार्डियक
हार्ट के लिए टर्म होता है ना, और किडनी के लिए रेनल होता है, तो ऐसे ये हो गया। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो वो आप बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और गैस्ट्रिक ग्लैंड होता कहाँ पर है, आप बोलेंगे स्टमक में होता है। ठीक है, स्टमक में भी किधर, मस्कुलर वॉल्स में। मस्कुलर वॉल्स मीन्स जो उसकी वॉल्स होती हैं, जो पेट की लाइनिंग होती है, वहाँ पर, वहाँ से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होता है, वॉल्स ऑफ स्टमक। ठीक है, नाउ अब देखो पेट में होता क्या क्या है, आपका खाना तो आ ही जाएगा, इसके साथ एक HCl होता है। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। हाँ देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl है ना, प्लस और क्या होगा इसके साथ, और आपके डाइजेस्टिव जूसेस भी होंगे है ना, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकले हैं। गैस्ट्रिक जूसेस भी बोल सकता हूँ मैं, बट डाइजेस्टिव जूसेस बोलेंगे है ना। तो वो सारी चीज़ें भी होंगी, वो क्या 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 होंगी वो देखते हैं। देखो पहली चीज़, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन होगा है ना, म्यूकस होगा। ठीक है, म्यूकस क्या होता है, देख भाई मैंने आपको बताया कि पेट में HCl होता है। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है भाई ये। एसिड क्या होता है, एसिड इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है कि लाइक वो स्किन को जला देता है ना। अगर आपकी स्किन के ऊपर अगर एसिड डल जाए तो पूरी खाल जल जाती है। बट अगर ये पेट के अंदर है तो क्यों नहीं जलता, क्योंकि वहाँ पर लाइनिंग होती है। लाइनिंग का मतलब वो जो पेट होता है, पेट के आसपास, हाँ पेट के आसपास ऐसी लाइनिंग सी बनी होती है, किसकी, म्यूकस की। ठीक है, ये क्या लाइनिंग बनी हुई है, जिसकी वजह से HCl से डैमेज नहीं कर पाता। अगर डैमेज कर देता है तो क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। तो HCl मैंने क्या बताया, ये एसिडिक मीडियम है, एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम का होता है। ठीक है, और अब हमने एक बात करी थी पेप्सिन की। जो पेप्सिन होता है ना, उसका एक जिद होती है कि भाई मैं ऐसे काम नहीं करूँगा, मुझे एसिडिक मीडियम चाहिए है ना। पेप्सिन का, पेप्सिन बोलता है कि मैं ऐसे डाइजेस्ट नहीं करता प्रोटीन, मुझे एक एसिडिक मीडियम चाहिए तभी मैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करूँगा, मेरी ये वो है ना। तो इसके लिए पेट में एसिड होता है। ठीक है, कि जिससे प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाए। अब काहे प्रोटीन डाइजेस्ट करना है, क्योंकि भाई वो न्यूट्रिशन अच्छा देता है ना, वो एनर्जी ज़्यादा अच्छी देता है, इसलिए। अब तो ये सारी चीज़ें हो गई है ना। अब इसके बाद आप, इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो एसिड होता है उसका फंक्शन क्या होता है, वो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, बट एक बार आप भी सोचो कि उसका फंक्शन क्यों होता है ना। वो मैंने आपको बता दिया, पेप्सिन की वजह से होता है, क्योंकि पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए, इसलिए पेट में HCl है। और वो HCl डैमेज ना करे पेट की वॉल्स को, इसलिए म्यूकस है, म्यूकस की लाइनिंग है। ठीक है, नाउ म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक है ना, किससे, कोई एसिडिक ना, एसिडिक की वजह से ना हो। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद NCERT में दूसरे जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें, हाँ हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं ना। तो इसमें पहली चीज़ एसिडिटी बताइए। एसिडिटी क्या है, वही जो मैंने आपको बताया था कि कभी कभी लाइक आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़े लोग होते हैं वो एसिडिटी की प्रॉब्लम बताते हैं है ना। आजकल बच्चों को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो एसिडिटी है क्या, है ना, सिंपल सी बात है भाई। एसिडिटी किसकी वजह से होती है, उसका कारण एक ही है कि पेट में आपके HCl होता है विच कॉज एसिडिटी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। देखो पहली चीज़ यहाँ पर इसमें एक चीज़ बताई हुई है, जो आपका पेट है, पेट से जो खाना जाएगा इंटेस्टाइन में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंतों में, पेट से छोटी आंतों में खाना जा रहा है, तो बीच में गेट आता है। ठीक है, क्या आता है, गेट आता है। उस गेट को मैंने क्या बोला, ठीक है एक गेट आता है, तो उस गेट को मैंने क्या बोला, स्पिंचर। ठीक है, अब ये होता क्या है, देख भाई, देख ये तेरा पेट है ना। अब यहाँ से डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि स्पिंचर एक गेट सा होता है, तो यहाँ पर लगा होता है वो। ठीक है, ये बंद हो जाएगा और जब वो होगा तो ऐसे खुल जाएगा है ना। जब यहाँ पर खाना आएगा तो ऐसे खुल जाएगा, और जब यहाँ पर खाना नहीं आएगा, जब पेट में थोड़ी देर रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि पेट में
4-5 घंटे के लिए टेम्परेरी फूड जो आपका होता है वो स्टोर रहता है वहाँ पर, इसलिए तो पेट फूला फूला रहता है, तो वो इसलिए होता है। तो तब ये बंद हो जाता है कि जिससे खाना जो है ना वो इधर ना गिरे, ठीक है। और जब वहाँ पर 4-5 घंटे हो जाते हैं तो फिर ये खुल जाता है, तो फिर इंटेस्टाइन में चले जाता है आगे का प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। अब तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गया। स्मॉल इंटेस्टाइन की पहली खास बात क्या है कि ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का, ठीक है। जो आपका पूरा एलिमेंट्री कैनल था, जिसे मैं डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोल सकता हूँ, सबसे उसका लंबा पार्ट क्या होता है, जिसे मैं डाइजेस्टिव गट भी बोल सकता हूँ, उसका सबसे लंबा पार्ट क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है ना। एक छोटी सी जगह पे ऐसे इंटेस्टाइन्स ऐसे 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 पैक्ड होती हैं, है ना, एक जगह से रखी हुई होती हैं, है ना। तो एक्सटेंसिवली कॉइलिंग, मतलब उसकी ऐसे कॉइलिंग हो गई है, मतलब काइंड ऑफ जैसे कि ये है ना। तो यहाँ पर ऐसे 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 कॉइलिंग हो रखी है ना, तो इसलिए ऐसा ऐसे बोला गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे छोटी सी जगह पर रखी हुई होती है, इसलिए लगता नहीं कि इतनी बड़ी होती है, वो इनफैक्ट बड़ी होती हैं, है ना। अब यहाँ पर एक अच्छी चीज़ बताई हुई है जो कि और कहीं पार्ट में भी बताया हुआ था कि जो हर्बीवोरस होते हैं, जो बेसिकली घास खाते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, उनके पास लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि उन्हें सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है। सेलुलोज क्या होता है? प्लांट में मिलता है, ठीक है। प्लांट का जो सेल वॉल होता है उसमें सेलुलोज होता है ना। तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए लॉन्गर स्मॉल उसे डाइजेस्ट करने के लिए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हर्बीवोरस में, ठीक है। और वही अगर मैं बात करता हूँ मीट वालों की, जो बेसिकली नॉन वेज वाले होते हैं, है ना, कार्निवोरस हो गए, है ना, तो इनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है, ठीक है। ये एनिमल्स की बात कर रही है, बट हम ह्यूमंस के ये नहीं कह रहे कि जो नॉन वेज खाता है उनकी छोटी होगी, है ना, और जो वेज खाता है उसका इंटेस्टाइन बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। ये एनिमल्स की बात चल रही है, ठीक है। नाउ इसके बाद जो कंप्लीट डाइजेशन होगा वो कहाँ पर होता है ना, उसकी जो साइट होती है, कि आपने कहा कि थोड़ा डाइजेशन आपका माउथ में हो गया, थोड़ा सा स्टमक में हो गया, पर आधा आधा हो रहा ना, ये तो पूरा कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। किस किस का होता है? देख भाई, कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा, प्रोटीन का हो जाएगा, फैट का भी हो जाएगा, ठीक है। इनके लिए अलग अलग एंजाइम्स निकलेंगे जो ना डाइजेस्ट करेंगे। नाउ अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि लीवर जो होता है ना, और जो पैनक्रियास होता है, ये दोनों चीज़ें कहाँ होती हैं, है ना, आपके पूरे बॉडी में, और इनका रोल क्या है वो देखो। जो जहाँ पर ये होती हैं वो भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता दूंगा, ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। दूसरी चीज़, इनका रोल क्या है वो भी हम एनसीईआरटी के थ्रू देख लेते हैं। इसके बाद हम मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं, वो भी एक बार हम उन्हें भी गो थ्रू करेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है जो फूड होता है ना, जो आपके स्टमक से आया है वो एसिडिक होता है। एसिडिक कैसे था? HCl के कारण, है ना। अब आपका जो बॉडी होता है वो एसिडिक के लिए नहीं बना हुआ है ना, वो एल्कलाइन में रहना ज़्यादा प्रेफर करता है। एल्कलाइन मीन्स बेस में रहना ज़्यादा प्रेफर करता है ना। एसिड, बेस, सॉल्ट, 3 चीज़ें होती हैं ना। तो अब क्योंकि आपने एसिड में जो डाइजेस्ट होता है यानी प्रोटीन, उसके लिए आपने पूरा पेट एसिडिक कर दिया, बट आधी चीज़ें ऐसी भी तो होंगी जो एल्कलाइन मीडियम में डाइजेस्ट होंगी, तो इसलिए आपको अब जो फूड होगा, है ना, जो डाइजेस्ट हो रहा है, उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। तो अब लीवर और पेनक्रियास वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और बाकी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये वाली चीज़ देख लेते हैं। इसके लिए मैं पहले आपको ऐसे डायग्राम और वैसी चीज़ों में बता देता हूँ, ठीक है। फिर हम बाद में वापस एनसीईआरटी में आएंगे, फिर एनसीईआरटी का एक बार देखेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ पेनक्रियास की, ठीक है, तो पेनक्रियास होता क्या है? पहली चीज़, ये एक ग्लैंड है, ठीक है। ग्लैंड है तो क्या? एंजाइम सिक्रीट करेगा। दूसरी चीज़, अच्छा एक जैसे कि एंजाइम सिक्रीट करेगा, तो एंजाइम भी 2 तरीके से आप सिक्रीट कर सकते हो। एक डक्ट के थ्रू करोगे, है ना, जैसे कि ये ऑर्गन है, ठीक है, कोई सा भी ऑर्गन है, पेनक्रियास ही मान लो, ओके, और ये आपकी बॉडी है पूरी। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं,
या तो एक पर्टिकुलर एक डक्ट होगी, है ना, तो ये डक्ट के थ्रू ऐसे बॉडी में अपने एंजाइम्स छोड़ देगा। ओके, दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास? दूसरा ऑप्शन ये है कि डक्ट में ना, जैसे इसकी एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए इसके पास एक डक्ट है ना, बट एक दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, डक्ट ना हो इसके पास, है ना। डक्ट ना हो तो क्या, एक कोई दूसरी डक्ट आ रही होगी उसमें दे देगा ये, जैसे कि और कोई डक्ट होगी जो यहाँ से कनेक्ट होती होगी, वो किसी और ऑर्गन की होगी, कुछ भी हो सकता है, तो ये उसे दे देगा कि भाई तू उधर तक तो जा रहा है तो मेरा सामान भी उधर तक छोड़ आई हो। तो एक ऐसा चीज़ हो सकता है ना। तो जो पैनक्रियास होता है उसके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपना एंजाइम डक्ट से भी छोड़ सकता है और वैसे भी, तो क्या वो सबके लिए छोड़ सकता है? नहीं, कुछ एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियास के पास जो वो वैसे छोड़ देता है डक्ट से, और कुछ वैसे ही छोड़ देता है बिना डक्ट के, वो किसी और को दे देता है ना। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन बोथ होता है ये, ठीक है। बट अकेला यही होता है पैनक्रियास जो दोनों शो करते हैं, एंडो और एक्सोक्राइन, अदरवाइज जो बाकी होते हैं वो नहीं करते। तो कलेक्टिवली हम इन्हें क्या बोलेंगे, जो दोनों शो करते हैं एंडो और एक्सो, है ना, तो उसे हम बोलते हैं हेट्रो, हेट्रो मतलब दोनों, है ना, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो इसे आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी बॉडी में हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सा, तो आप बोलेंगे पैनक्रियास होता है ये। ओके, एंडोक्राइन होता है जिसके पास डक्ट नहीं होती, सो इट्स अ डक्टलेस। ओके, और एक्सोक्राइन की बात करता हूँ तो इसके पास डक्ट होती है। अगर इसके पास डक्ट है तो अकेला ये ही एंजाइम्स होगा, हार्मोन होगा जो इसमें ट्रांसफर होगा, और कोई नहीं आएगा। डक्टलेस में क्या होता है, इसके पास डक्ट नहीं है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा, है ना। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बाकी एंजाइम्स भी हो सकते हैं, बाकी हार्मोन्स भी हो सकते हैं, बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं, तो ये फ़र्क हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका ये पहली चीज़ इसकी। ओके, नाउ अब मैं बात करता हूँ उसके तीसरे पॉइंट की। इसके पास ग्लैंड होता है तो ये क्या निकालेगा, ये निकालेगा पैनक्रिएटिक जूसेस। ओके, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, जैसे कि जो पेट होता है ना वो गैस्ट्रिक जूसेस निकालता है। ओके, इंटेस्टाइन में क्या था, इंटेस्टाइनल जूसेस थे, तो ऐसे ही पैनक्रिएटिक जूसेस हैं। ओके, आप ये याद रखिए कि जो पैनक्रिएटिक जूसेस हैं वो एक्सोक्राइन निकालता है जिसके पास डक्ट होती है, ठीक है, तो वो निकालता है। ओके, तो अब पैनक्रिएटिक जूसेस में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, है ना। और अभी हम ये भी देखते हैं कि एंडोक्राइन में क्या निकलता है। तो मैं बात कर रहा हूँ जो पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला आ जाता है अमाइलेज। ओके, देन आपका लाइपेज, ये जो भी बता रहा हूँ अमाइलेज, लाइपेज, और जो तीसरा होता है ट्रिप्सिन, है ना। तो ये सारी चीज़ क्या करती हैं, ये डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं, ठीक है। ये एंजाइम्स हैं जो डाइजेस्ट करने में मदद करेंगे अलग अलग चीज़ें। जैसे लाइपेज होता है वो फैट को कटने में, अच्छा ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को कटने में होता है ना, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये ना डाइजेस्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा ये, ठीक है, समझ रहे हो। तो इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा तभी इजिली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो डाइजेशन का मतलब यही होता है कि ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ब्रेक डाउन करेंगी, ठीक है। ये बात होगी इसकी। चलो अब मैं बात करता हूँ अब मैं बात करता हूँ कि एंडोक्राइन क्या करेगा। अगर मैं पैनक्रिएटिक की एंडोक्राइन की बात करता हूँ, है ना, तो इसका क्या यूज़ होता है। ओके, एंडोक्राइन ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ पैनक्रिएटिक की, एंडोक्राइन जो होता है वो क्या करता है, वो बेसिकली हार्मोन्स निकालता है, ठीक है। बट कौन से हार्मोन्स निकालते हैं, जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा इंसुलिन, है ना, इंसुलिन होता है, एक होता है ग्लूकागॉन। अच्छा, अब एक इंसुलिन हो गया, एक ग्लूकागॉन हो गया, ठीक है, और बाकी हार्मोन्स भी निकलते हैं, बट ये दो मेन हैं, ठीक है। अब मैं अगर मैं बात करता हूँ कि इंसुलिन क्या होता है, आपने डायबिटीज़ वाले लोगों का सुना होगा कि इनका इंसुलिन कम हो गया, ये हो गया। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, ये इंसुलिन के इंजेक्शन लिए जाते हैं ना, तो इंसुलिन का काम क्या होता है, ये जो ब्लड शुगर होता है ना उसे कम करता है, जो आपके ब्लड में शुगर लेवल होता है ना उसे ये कम करता है। और ग्लूकागॉन क्या करता है, वो इंक्रीज करता है ना, ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, बस ये काम है। ओके, ये एंडोक्राइन का हो गया जिसके पास डक्ट नहीं होती। अब मैं बात करता हूँ लीवर की, ठीक है। तो लीवर में क्या क्या आता है, देखो भाई, पहली चीज़ ये पे ग्लैंड है ना, बट ये लार्जेस्ट ग्लैंड है ऑफ आवर बॉडी। ओके, लार्जेस्ट ग्लैंड। अगर पूछा जाता है कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो आप बोलेंगे लीवर, ठीक है। दूसरी चीज़, ये कहाँ पाया जाता है, एब्डोमेन एरिया में,
ओके। तीसरी चीज़ ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ओके ना, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है आपकी बॉडी का, आप बोलेंगे लीवर। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि लीवर का काम क्या है ना। तो पहली चीज़ ये निकालता है बाइल जूसेस, ठीक है। जैसे पैनक्रियास निकाल रहा था, पेट स्टमक भी निकाल रहा था ना, गैस्ट्रिक, तो ऐसे ही लीवर क्या निकालता है, बाइल जूसेस, ठीक है। नाउ बाइल जूसेस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, क्या काम होता है उसका, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। देख भाई, अगर मैं बाइल की बात करता हूँ तो अच्छा, इसे स्टोर करने के लिए भी एक चीज़ होती है ना, जैसे आप बोलते हो गॉल ब्लैडर। ओके, तो वो क्या करता है, जो बाइल होता है ना उसे ये स्टोर करता है, क्योंकि लीवर के पास भाई बाकी काम होते हैं तो वो बाकी चीज़ें करेगा, बस वो स्टोर करके रख देता है। जब ज़रूरत होती है तो बाइल डिलीवर कर देता है ना। तो बाइल क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। और वो कहाँ डिलीवर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, सो भी कौन से पार्ट में, ड्यूडनम में, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था बाइल जूसेस की, है ना। तो बाइल जूसेस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें पिगमेंट्स आ जाते हैं, इसमें पानी आ जाता है, इसमें बाइल सॉल्ट आ जाता है ना। अब ये क्या क्या चीज़ होती हैं वो हम देखते हैं। देख भाई, सबसे पहली चीज़ आ जाती है बाइल सॉल्ट, है ना। तो ये मैं आपको इधर बता देता हूँ। मैंने आपसे बोला बाइल सॉल्ट क्या होता है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ बाइल सॉल्ट की, तो ये क्या करता है, जो फैट होता है ना उसके ऐसे लॉब्यूल्स होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो उन्हें ये कन्वर्ट कर देता है छोटे छोटे लॉब्यूल्स में। ओके, ये कौन करता है, बाइल सॉल्ट करता है ये, ठीक है। जो फैट होता है ना, फैट के बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, उन्हें ये कन्वर्ट कर देता है छोटे छोटों में, ठीक है। तो ये इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे और जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि फैट बहुत ज़्यादा मोटा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो ऐसे आप नहीं कर सकते। तो इसलिए लीवर का ये काम होता है कि वो बाइल सॉल्ट की मदद से वो बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटा कर देता है, ठीक है। बाइल सॉल्ट का काम है ये। काम किसका है, बाइल सॉल्ट का। ओके, एम्प्ली इमल्सीफाई कर देता है फैट को, ठीक है। नाउ दूसरी नेक्स्ट क्या काम होता है बाइल जूसेस का, कि इसका एक और फंक्शन होता है कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव कर देता है। जैसे कि जो हार्मफुल सब्सटेंस में क्या क्या आ गया, आपने कोई ड्रग लिया है ना, आपने अल्कोहल पिया है, तो ऐसी जो आपने कोई टॉक्सिन लिया है, तो आप वो ब्लड में से इन सारी चीज़ों को डिटॉक्स कर देता है, इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देता है। तो लीवर का ये काम भी होता है, ठीक है। नाउ इसके बाद इसका एक और काम होता है कि लाइक ये जो ब्लड फॉर्मेशन भी करता है ये एक एज पे, है ना। तो वो भी एक काम होता है इसका, ठीक। इसके बाद बाइल जूसेस के और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या वो और क्या क्या कंटेन करता है बाइल, है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ बाइल की, तो वो मैंने आपको बताया था कि वो H2O भी कंटेन करता है ना। पिगमेंट भी कंटेन करता है, पिगमेंट, है ना। अच्छा, पिगमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, देखो पिगमेंट का मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि पिगमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके पास कुछ कलर होगा, है ना, जैसे हमने क्लोरोफिल में देखा था। तो अगर मैं बात करता हूँ बाइल के पास जो पिगमेंट होता है, तो वो दो होते हैं, एक होता है बिलीवर्डिन, ओके, और जो नेक्स्ट होता है वो होता है बिलीरुबिन, ओके। ये दो हो गए। अच्छा, ये दो पिगमेंट होते हैं, है ना। अब मैं बात करता हूँ इनके पिगमेंट्स की, है ना। तो बिलीवर्डिन क्या होता है कि ये ओल्ड आरबीसी से, रेड ब्लड सेल से, है ना, उनका जो वेस्ट होता है वो जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो वहाँ से ये फॉर्म होता है ये पिगमेंट, ठीक है, बिलीवर्डिन। दूसरी चीज़ बिली रूबिन होता है, तो वो इससे ही फॉर्म होता है, बिलीवर्डिन से, ठीक है। और ये येलो कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है, जिसकी वजह से ये जो पिगमेंट होता है इसकी वजह से यूरिन और आपका जो वेस्ट होता है ना, फिश है, वो येलो कलर का होता है, किसकी वजह से, बिली रूबिन की वजह से, ओके। तो यही कारण होता है जिसकी वजह से यूरिन और जो फिश होता है, मतलब जो वेस्ट होता है जो आपके एनएल से निकलता है, तो वो येलो होता है, ओके, वो इसकी वजह से होता है, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी देख लेते हैं एक बार। आपका जो फूड था स्टमक से वो इंटेस्टाइन में आ चुका है, और स्टमक में फूड था एसिडिक, बट वो एसिडिक क्यों था, क्योंकि आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना था। बट हमेशा कुछ चीज़ें एसिडिक में डाइजेस्ट हो जाती हैं, बट कुछ चीज़ें एल्कलाइन उन्हें मीडियम चाहिए होता है डाइजेस्ट होने के लिए।
बट आपके पास एल्कलाइन मीडियम तो है नहीं, तो अब आप एल्कलाइन मीडियम बनवाओगे, पर कैसे बनवाओगे? पैनक्रियाटिक जूसेस की मदद से, उनके एंजाइम्स की मदद से। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एल्कलाइन मीडियम कन्वर्ट कर बना देंगे उधर, है ना, जो एसिडिक मीडियम था उसे एल्कलाइन मीडियम कन्वर्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि एल्कलाइन मीडियम बन चुका है, तो जो बाइल जूसेस होते हैं ना, बाइल जूसेस कहाँ से निकले थे? आपके लीवर से, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा के वो फैट पे एक्ट करते हैं, है ना, और फैट को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? जो बाइल सॉल्ट होता है ना उसकी मदद से तोड़ते हैं। बाइल सॉल्ट की मदद से वो उसे तोड़ के छोटे ग्लोब्यूल्स बना देते हैं, ठीक है। अब ये होते हैं ऐसे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट के, ऐसे लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के, उन्हें ये कन्वर्ट कर देते हैं छोटे छोटों में, ठीक है। कैसे होते हैं? बाइल सॉल्ट की मदद से, ठीक है। और ये कौन से मीडियम में हुए हैं? एल्कलाइन मीडियम में हुए हैं, ओके ना। अब इन्हें इमल्सिफाई कर दिया है, ठीक है। कौन सा यहाँ पर एक्शन हुआ है जिसकी वजह से छोटे हुए? इमल्सिफाई एक्शन हुआ है, ओके। यहाँ पर इमल्सिफाई एक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे ये अब ऐसे छोटे छोटे बन गए ना। अब जो पैनक्रियास है वो सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूसेस, जिसमें कंटेन होते हैं ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेस जो कि इमल्सिफाई फैट को डाइजेस्ट करेगा, जो कि ये हैं इमल्सिफाई फैट। ये इमल्सिफाइड तो हो चुके हैं। इमल्सिफाई मतलब ये वाला एक्शन हुआ ना यहाँ पर, इमल्सिफाई एक्शन। जो ये बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स थे अब छोटे छोटे बन चुके हैं, यहाँ पर इमल्सिफाई एक्शन हुआ, तो इन्हें ये डाइजेस्ट करेगा लाइपेस, ठीक है। इसके बाद जो जो तीसरा होता है अमाइलेज, उसने ऑलरेडी अपना काम कर चुका है ऊपर माउथ में, जो उसने स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। नाउ इस स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं वो भी आ जाते हैं, है ना, इंटेस्टाइन में, ड्यूडनम में, क्योंकि यहाँ पर अब ये मेन साइट है ना जहाँ पर डाइजेशन होगा। तो अब ये क्या करते हैं, ये भी अपने एंजाइम्स निकालेंगे। जैसे ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देंगे अमीनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में, और लास्ट फैट को कन्वर्ट कर देंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है। फैट को कन्वर्ट कर देंगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ये जितना भी मैंने अभी आपको बताया ये सारा डाइजेशन हो चुका है ना। अब डाइजेशन हो गया, बट अब आप क्या करोगे? एब्जॉर्ब करोगे ना इन चीज़ों को। अब तो आपकी ये सारी काम की चीज़ें अब आप इन्हें एब्जॉर्ब करोगे। तो एब्जॉर्ब के लिए क्या है, इंटेस्टाइन में ऐसे इंटेस्टाइन की वॉल जो होती है ना, जैसे कि इंटेस्टाइन की वॉल है ये, तो वहाँ पर ऐसे ये ऐसे वो बने होते हैं माउंटेन टाइप के, है ना। अभी ऐसे क्यों बने हुए हैं, है ना, वो अब हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर फैट, यहाँ पर वो चीज़ें आई डाइजेस्ट वाली चीज़ें, है ना, छोटी छोटी, तो यहाँ से ये इनका सरफेस एरिया बढ़ गया ना, तो ईजिली एब्जॉर्ब के अंदर चले जाएंगी, ईजिली एब्जॉर्ब होकर अंदर चले जाएंगी। इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? वेलाई बोलते हैं, जो ये ऊपर नीचे सरफेस है, क्योंकि इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ चुका है, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो ऐसी भी तो हो सकती थी सीधी, बट अब आप देखो सीधी वॉल होती तो इतनी सारी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। अब ऐसी ऐसी वॉल है ना, तो इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ चुका है, सरफेस एरिया बढ़ चुका है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन की जो सरफेस होता है वहाँ पर, इंटेस्टाइन का जो सरफेस होता है वहाँ पर क्या चीज़ है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जैसे आप वेलाई बोलते हो, ओके। जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अब ये वाला पार्ट कौन सा है? ये एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है। इससे पहले हमने डाइजेशन पूरा कंप्लीट कर दिया ऊपर। अब वेलाई में क्या चीज़? वेलाई में अब देखो, मैंने अभी आपको उससे पहले बनाया था ना, तो वहाँ पर ये इंटेस्टाइन था, है ना, तो ये यहाँ से क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स होते हैं, जिससे वो जो एब्जॉर्ब किया है वो सीधे टिश्यू या सेल में चले जाएगा, जिससे वो बाद में अपना बाकी जो उनका काम है उसे यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। जो भी न्यूट्रिशन मिला है उसे वो बाकी चीज़ों में यूटिलाइज कर सकते हैं, ग्रोथ और ये सारी चीज़ों में, है ना, रिपेयरिंग और इन सारी चीज़ों में। तो वेलाई में ब्लड वेसल्स भी बहुत सारी होती हैं, ओके। और ब्लड वेसल का फ़ायदा क्या है कि इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये यूटिलाइज करेगा एनर्जी के लिए, बिल्डिंग के लिए, है ना, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू सेल, है ना, और रिपेयर करेगा ओल्ड टिश्यू को या ओल्ड सेल को, इन सारी चीज़ों को।
अब इसके बाद लास्ट चीज़ आ जाती है, क्योंकि ये हमने जितना पूरा देखा ये स्मॉल इंटेस्टाइन का काम था। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या था। देख भाई, इसका जो सबसे मेन काम होता है वो ये होता है कि एब्जॉर्ब करता है वाटर को, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा वाटर को। जैसे कि जो अनएब्जॉर्ब फूड होगा बेसिकली वो वेस्ट है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, रेक्टम में जाएगा, फिर वहाँ से एनएस से बाहर चले जाएगा बॉडी से, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना। इसके बाद जो बाकी है वो वेस्ट मटेरियल है, वो बॉडी में एनएस के थ्रू बाहर चले जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक क्या होता है, स्पिंटर होता है, ठीक है। अब इससे पहले मैंने आपको स्पिंटर एक और जगह बताया था, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, ऐसे ही यहाँ पर होता है, ठीक है। जैसे कि ये स्पिंटर है, तो ये आपके रेगुलेशन, मतलब इसे आप रेगुलेट कर सकते हो, उस हिसाब से ये खुलेगा बंद होगा, है ना। उस हिसाब से इसे खोल बंद कर सकते हो। अब इसे खोलोगे तो फिर जो वेस्ट होगा वो एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा, बंद कर दोगे तो एक्सक्रिएट आउट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद ये डेंटल कैरीज, ये मैंने आपको नेक्स्ट में बताया है, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने इसे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो इसे यहीं तक रखते हैं।